काफ़ी यूज़फुल रहा होगा ये सारे गेट एस्पिरेंट्स के लिए। तो अगला क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर राजन अग्रवाल से है। राजन भैया, जैसा कि मैंने बताया था कि भैया ने बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी किया था। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनका शुरुआत से ही माइंडसेट बन जाता है, दे वांट टू गो इनटू रिसर्च, और लोगों को पता नहीं होता कि दे डोंट नीड टू डू मास्टर्स इन ऑर्डर टू सिक्योर अ पीएचडी। तो मैं इसके बारे में आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि बीटेक के बाद डायरेक्ट रिसर्च या पीएचडी कैसे है। Okay, Ayush. हाँ। Let me tell you all that I have qualified CSIR net and GATE also with the good rank, and the most important eligibility for the direct PhD program. मतलब अगर आप बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हैं इन several IITs, so it is the minimum eligibility criteria that you should have minimum 75 plus 75%, minimum 75% in your graduation. So if you have 75, more than 75% in your BTech, then and plus, and you have qualified CSIR net or GATE with a good rank, so you are eligible for the direct PhD program in any of the IITs. I'm repeating again, अगर आपका पीएचडी में, अगर आपका बीटेक 75 प्लस से ज्यादा है, 75% से ज्यादा है, और आपने सीएसआईआर नेट या फिर गेट को क्वालिफाइड किया है, इट इज, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपका गेट की रैंक अच्छी या खराब हो। अगर आप बस गेट आपने क्वालिफाई ही किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम आफ्टर द बीटेक, बट आपके बीटेक में 75 प्लस होना चाहिए। ओके, इसमें क्या होता है कि जब आप 75 प्लस और बीटेक आपका गेट या सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड होता है तो आप दूसरे आईआईटीज में जाते हो डायरेक्ट पीएचडी के लिए, तो दे कंडक्ट देयर ओन रिटन टेस्ट अगेन। तो उसमें फायदा आपको ये होता है कि एज कंपैरिजन टू गेट, जहाँ पे गेट में क्या होता है कि आपके मोर देन 1 लाख कैंडिडेट होते हैं, बट आप जब केवल आईआईटीज में जाओगे डायरेक्ट पीएचडी के लिए, आप रिटन टेस्ट देने जाओगे, तो वो कंडक्ट सेवरल आईआईटी खुद से कंडक्ट करती है, और उसमें आपको मिनिमम 40 से 50, मैक्सिमम 40 से 50 ही एक कैंडिडेट मिलेंगे। सो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। तो इन दैट केस, क्योंकि आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन रहती है गेट की, तो दैट इज वेरी इजी फॉर यू दैट रिटन एग्जाम। ओके, एंड देन आफ्टर दैट ऑफ कोर्स उनका इंटरव्यू काफी अच्छा होता है। देन अगर आप ये गेट की तैयारी की हुई होती है तो आप उस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे, बट उसका जो इंटरव्यू होता है काफी अच्छा होता है। एज शिवम टोल्ड कि जैसा उनका बात का इंटरव्यू हुआ था कि वो एक पॉइंट को लेके घुस जाते हैं तो फिर अंदर घुसते जाते हैं। I also faced the same interview of BAS, but unfortunately I was not qualified for the interview. And तो सेम इंटरव्यू, वैसा ही काइंड ऑफ इंटरव्यू आपको आईआईटीज में भी मिलता है कि आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो फिर उसके बाद आपका उसमें क्या करते हैं कि इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट मैं कंक्लूड यही करूंगा कि अगर आपको डायरेक्ट बीटेक के बाद अगर पीएचडी जाना है तो आपको अपने बीटेक में 75 प्लस लाना है और गेट क्वालिफाइड करना है। गेट बस क्वालिफाइड करना है, जरूरी नहीं कि गेट अच्छी रैंक हो। आप एलिजिबल हो जाते हो सेवरल आईआईटीज के लिए। आप वहाँ पे डिफरेंट आईआईटीज का पेपर होता है, उसको क्वालिफाई करो, फिर वहाँ इंटरव्यू होता है। इसके अलावा एक डायरेक्ट पीएमआरएफ स्कीम होती है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। मुझे लगता है आप लोग को ये पता होगा, तो प्लीज डू चेक दिस आल्सो। इन दिस केस आप इसमें भी एंड इसमें थोड़ी फेलोशिप ज्यादा मिलती है। आयुष, ओवर टू यू। थैंक यू भैया, दैट वाज डेफिनेटली क्वाइट इंफॉर्मेटिव। पीएमआरएफ के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा, इन केस इसका कट ऑफ होता है गेट स्कोर का। तो अगर आप डायरेक्ट बीटेक के बाद जाना चाह रहे हैं तो आप इसकी साइट पे चेक कर सकते हैं। शायद इस बार का इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कट ऑफ अराउंड 640 या 650 था। मूविंग ऑन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले स्पीकर से कि सक्सेस के बारे में हम ज्यादा सुनते हैं लोगों की, बट जो फेलियर्स होते हैं उनके बीच के, वो शायद जानना, उनके बारे में जानना भी उतना ही जरूरी होता है। तो शिवम सर से मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसा वो बता रहे थे कि गेट में उनका उतना अच्छा नहीं हुआ था,
but subsequently he scored quite well in the bar entrance test and he finally cracked it. तो उस दौर के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि कैसे खुद को मोटिवेटेड रखा, और ज्यादातर लोग ये मेंटालिटी बना लेते हैं कि दे हैव टू प्रिपेयर फॉर वन मोर ईयर, तो मतलब ऐसे दौर को कैसे डील किया जा सकता है, ये मैं शिवम सर से जानना चाहूंगा। बिल्कुल आयुष, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि जो जूनियर्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी रहेगा। इसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगा 12th के बाद से। 12th के बाद में, जैसे 12th के बाद में हमारा ड्रीम रहता है आईआईटी, और फिर सबसे बड़ी बात होती है कि अगर जिनका आईआईटी में होता है देन दे आर हैप्पी, बट अगर आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने देखा है कि कई केस ऐसे होते हैं कि 12th के बाद जब कॉलेज में आते हैं, जैसे हम केएनआईटी में आए, तो उनका ऐसा रहता है कि यार इट्स नॉट आईआईटी सो इट्स नथिंग। तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत में मेरी मेंटेलिटी भी ऐसी थी कि यार ये आईआईटी नहीं है, मैं क्या करूं, मतलब इट्स नॉट अ कॉलेज, मतलब उतना अच्छा कॉलेज नहीं है। तो उस मोमेंट पे मेरी सिस्टर ने एक मेरे से बहुत अच्छी बात कही, जो मैं आप लोग को भी शेयर करना चाहूंगा। वो ये थी कि शी टोल्ड मी कि ये आईआईटी नहीं है, लेकिन क्या तुम इसमें आईआईटी जैसे काम कर सकते हो। तो दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन ने मुझे फर्स्ट ईयर में ही एक ऐसी मोटिवेशन दी कि हाँ यार, मतलब ये मेरा कॉलेज है, अभी ये केएनआईटी नहीं, अभी ये मेरा कॉलेज है, अभी मुझे इस कॉलेज में कुछ करना है, कुछ तो करना है, और फिर उसके लिए मेरे पास में सारी चीजें अवेलेबल हैं। और फिर इस मोटिवेशन के साथ में ही मैंने फर्स्ट ईयर से तैयारी की, एंड देन उसके बाद में आता है, और हाँ, अपने जैसे कॉलेज में आते ही होता है कि सेकेंड ईयर से गेट स्टार्टिंग से हमको एक ही चीज दिखती है कि यार बस गेट, मतलब और कुछ की नॉलेज नहीं होती। सेकेंड ईयर से ही हमारे अंदर डाला जाता है कि केवल गेट। बट तो उसी स्ट्रीम में मैं भी था कि सेकेंड ईयर से, क्योंकि सेकेंड ईयर से हमारे थर्ड सेम से इवन कि सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं जो गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड ईयर से गेट की प्रिपरेशन चालू की, और फिर उन प्रिपरेशन में जैसा सतीश सर ने बोला कि रेफरेंस बुक्स से पढ़ना, तो उन रेफरेंस बुक्स से हम लोग अपने सीनियर्स से मिलते रहते थे, एंड देन वो हमको गाइड करते रहते थे, जो कि बहुत यूजफुल है। और फिर सीनियर्स के गाइडेंस से तो हम रेफरेंस बुक से पढ़ना, और फिर उसके साथ में गेट की प्रिपरेशन चालू हुई। तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आते आते मीन्स जिसे कहते हैं कि पूरा ढंग से लगे रहना कि गेट में ही होना चाहिए मेरा सिलेक्शन। तो थर्ड ईयर तक आते आते ऐसा हो गया था कि बहुत अच्छी तैयारी है, कॉन्फिडेंस आ गया। बट उस समय पे एक मोमेंट ऐसा आता है कि कॉन्फिडेंस के बाद में खुद को सेटल रख पाना कि यार हाँ, कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, बट अभी भी मैं कंप्लीट नहीं हूँ। उस समय पे जो एक फीलिंग आता है कि नहीं यार, अभी तो मेरा हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड ईयर तक ये हो गया था। फाइनल ईयर में आते ही ऐसी फीलिंग आती थी, अरे अब तो हो ही जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो गेट का एग्जाम दिया, एंड एग्जाम दिया, देन दे के आए, तो उस समय तो बहुत खुश किया, अरे बहुत अच्छा गया है। देन फाइनल जब रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आके जो 3 साल मेहनत जिस चीज के लिए करे थे कि यार गेट, तो वो रिजल्ट ऐसा आता है कि मींस इट्स टोटली फेलियर, कि क्या है ये, क्या गेट, मतलब क्या सोचा था और क्या हो गया। ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो उस मोमेंट पे मैं बोलना चाहूंगा पार्टिसिपेंट से कि अब तुम्हारी फेलियर है, ये मेरी हमारी फेलियर है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमें किसी को दिखाना नहीं है कि हम फेल हुए। उस मोमेंट पे तुम खुद को उस फेलियर, मतलब खुद सैड होने का टाइम है, वो सैड हो उस समय पे तुमको, मतलब जैसे कई लोग बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। तो ये बोलते वक्त तो अच्छी लगती है, बट एक्चुअल जब आप वहां पे होते हो तो आपको नहीं समझ में आता, नहीं कर पाएंगे, मतलब खुद में नेगेटिव थॉट ही आते हैं। तो उस समय पे मैं बोलना चाहूंगा, उस समय पे फील करो और अपनी जो गलतियां थी उनको मतलब खुद को रियलाइज कराओ, बट उस समय पे डिसीजन मत लो कुछ। उस समय पे डिसीजन लेने का टाइम नहीं होता, क्योंकि आप खुद से बहुत टूटे हुए होते हो। तो उस समय पे डिसीजन लिए बिना बस ऑब्जर्व करो चीजों को, क्या होता है। तो रिजल्ट आने के बाद में मुझे ध्यान है कि एक, मतलब जिसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट, कि उस समय पे गेट के रिजल्ट के बाद में ऐसा हो गया था कि लाइक किसी से मिलना नहीं, मतलब रूम में ही रहना, क्योंकि सिंगल सीटर रूम होता था, ज्यादा रूम में ही रहना, बाहर लगता था कि सब मतलब हम पे हंसी रहे होंगे, ये सब फीलिंग्स आती हैं। बट उस समय पे एक 2013 बैच के सर थे, वो 2 साल से गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, और उस साल मुझे अभी भी ध्यान है कि उनकी 2015 में रैंक आई थी 22।
और उनकी फेसबुक वॉल पे एक का पोस्ट आया था कि भूखा शेर शिकार करता है और घायल शेर तबाही मचाता है। तो ये जो मोटिवेशन का उनका पॉइंट था ना, इसने मुझे अंदर से हिला दिया। और फिर वहां पे मैं खुद को फील कर पा रहा था कि यार अभी तो मतलब घायल शेर वाली स्थिति है अपनी, कुछ तो करना है। तो उसके बाद में एक ऑप्शन मुझे बीआरसी का दिख रहा था, क्योंकि गेट के बाद में आपका आईआईटीज और पीएसयू सब ब्लॉक हो जाते हैं। कुछ ही एग्जाम्स ऐसे रह जाते हैं जो विदाउट गेट आपको इनपुट लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो उस समय पे मैंने बीआरसी का एग्जाम लगा, मतलब बीआरसी में अप्लाई कर रखा था, तो उसका एग्जाम आया। तो उसमें पूरा अच्छे से तैयारी करने के बाद में मतलब भाई भगवान की कृपा से भी मेरी उसमें सिलेक्शन हुआ, रिटन एग्जाम क्लियर हुआ। देन फाइनली मैं जब इंटरव्यू में गया, तो इंटरव्यू में भी वो सब चीजें चल रही थी, मेरा इंटरव्यू चल रहा था। और इंटरव्यू के लास्ट में जो वहाँ पे पैनल मेंबर्स थे, उनमें से एक मेंबर ने पूछा कि मतलब उन्होंने भी ये क्वेश्चन पुट किया कि तुम्हारी गेट मतलब रिटन एग्जाम में तो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, बट गेट में क्या गलती हुई, मतलब गेट में इतना बुरा क्यों। तो मतलब उस समय पे मुझे लगा कि जो सच्चाई है वही बतानी चाहिए। तो वहां पे मैं डायरेक्ट उनको बोला था कि सर उस समय पे उड़ने लगा था मैं। तो वो लोग भी लाफ करने लगे थे। तो दे टोल्ड कि नाउ यू आर ग्राउंडेड। सो देन आई रिप्लाइड कि सर अगर ग्राउंडेड नहीं होता तो शायद यहाँ बैठा नहीं होता और आप पिछले 2 घंटे से मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। स्टार्टेड लाफिंग एंड एक तो इससे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, सक्सेसफुल मतलब क्या, जैसे कि सक्सेसफुल फेलियर मतलब अगर आप फेल हुए तो किसी चीज में फेल हुए हो, ना कि हर पॉइंट पे आप फेल हुए हो। तो उस चीज में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप कहीं और जा नहीं सकते। उसके भी बहुत सारे रास्ते खुले हुए होते हैं कि आपको चीजें को खोजना पड़ता है। और फिर थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपनी मीडिया को भी बोलना चाहूंगा कि हमारी मीडिया भी क्या करती है कि एक किसान का बेटा यूपीएससी क्लियर किया, देन उसका बहुत ज्यादा गुणगान करते हैं। बट जो बंदा अगर फेल हो गया उसमें, तो उसको दिखाती भी नहीं है। बट जो लॉजिक बोल रहा है कि हर साल 10 लाख लोग दे रहे हैं एग्जाम, उसमें से पास तो 1000 को ही होना है। बचे हुए जितने भी ये 9,90,000 लोग हैं, उनके साथ में ऐसा होना ही है। तो उसको कोई दिखाना नहीं चाह रहा कि वो उन लोगों के साथ क्या होता है, वो लोग कैसे मैनेज करते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि किसी चीज को पकड़ो मत कि यही मेरी सक्सेस का, यही मिला तो मैं सक्सेसफुल हूँ, ये नहीं मिला तो मैं बेकार हूँ, मतलब लाइफ में कुछ नहीं बचा। तो आपके अंदर मतलब कुछ ना कुछ रास्ता होता है कि तुम कुछ कर सकते हो। तो बस इसी चीज को मैं एंड करना चाहूंगा, क्योंकि जो 12th के बाद का मतलब जो 2 बड़े टर्निंग पॉइंट थे कि 12th के बाद और देन गेट का। तो गेट की प्रिपरेशन में 3 साल से कर रहा था, देन एकदम फेलियर। तो उसको एक्सेप्ट करना मतलब आई रियलाइज कि जो उस समय पे तुम खुद को सेट करो, खुद को बताओ कि क्या गलती थी, बट डिसीजन कभी मत लो उस समय पे। बस ऑब्जर्व करो कि चीजें हो क्या रही हैं, क्योंकि उस समय पे लिया हुआ डिसीजन सही नहीं होगा, क्योंकि तुम खुद से टूटे हुए हो अंदर से। दैट्स वेरी साउंड एडवाइस सर, डेफिनेटली। मेरे ख्याल से हमारे सारे लिसनर्स को भी काफी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन मिला होगा कि सोशल स्टिग्मा जिसके साथ शायद हर एक स्टूडेंट को डील करना पड़ता है किसी ना किसी स्टेज पे। तो थैंक यू सर, हम आगे और बात करेंगे आपसे इस पे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्पीकर, मोहिनी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपने टीसीएस में भी काम किया है, मीडियाटेक में भी काम किया है, तो कई लोगों के टीसीएस में कैसी अपॉर्चुनिटीज आपको फील हुई? हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन से आप चाहेंगे कि एक बार आप उनको कंपेयर और कंट्रास्ट करके हमें बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और कंपनी स्विच करते समय हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं कि मतलब किस लेवल पे हमको ये लगता है कि नाउ वी कैन स्विच, और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए? मोहिनी मैम। हाँ, मोहिनी मैम, एम आई ऑडिबल? मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ था क्या? हेलो। हाँ हाँ,
तो मैं ये क्वेश्चन स्विच के बारे में, एक्चुअली वैसे तो मैंने एक ही स्विच किया है, वो भी इट इज नॉट लाइक मैंने स्विच किया है, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मीडियाटेक। मैं ये बता सकती हूँ कि डिफरेंस क्या है दोनों कंपनीज। एक मीडियाटेक है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और टीसीएस वो सर्विस बेस्ड। तो दोनों का कल्चर काफी अलग होता है। आप सर्विस बेस्ड में कल्चर आपका काफी रिलैक्स्ड होता है, एक प्रोसेस पूरा फॉलो करते हैं, वाइल प्रोडक्ट बेस्ड इज लिटिल बिट लाइक थोड़ा सा आपको स्टार्टअप जैसा और एकदम पुश करना पड़ेगा, आपके ऊपर डेडलाइंस और उन सब का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। तो काफी ज्यादा डिफरेंस है कल्चर का। दूसरा ये भी है कि आपकी कंपनी के हेडक्वार्टर्स, या जैसे मैंने टीसीएस में यूएस बेस्ड क्लाइंट के साथ काम किया था, यहाँ पे हमारे हेडक्वार्टर ताइवान में है, तो उन कल्चर का भी डिफरेंस होता है। तो दे आर मोर अग्रेसिव टुवर्ड्स वर्क, और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ अप्रिशिएशन उस तरीके से नहीं मिलता। यूएस क्लाइंट के साथ आपको अप्रिशिएशन हर 3-4 दिन में मिल जाएगा, हो सकता है आपने कुछ अच्छा काम किया और मेल आ जाए। तो मेरे लिए थोड़ा सा चेंज था, और काफी डिफिकल्ट था शुरू में अडेप्ट करना, एंड इट वाज बिट चैलेंजिंग फॉर मी, बट धीरे धीरे लर्निंग हुई। और काफी इसमें एक चेंज ये रहता है कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में खुद से टाइम निकालना पड़ता है अपनी लर्निंग्स के लिए। तो जब मुझे नेटवर्क फीचर मिला, आई वाज द ओनली पर्सन इन माय टीम हैंडलिंग दैट फीचर, और तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू have responsibility as a network in the team as network tester. So I was testing, ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग था, मैं डेवलपमेंट से टेस्टिंग में आई हूँ, और इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टेस्टिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके लिए कोई स्कोप नहीं छूटना चाहिए। इट इज मोर अबाउट हाउ मच यू लर्न एंड रीड अबाउट इट। अब ऐसा कोई स्कोप, ये फिक्स्ड स्कोप नहीं है नेटवर्क के लिए। सो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट, मैंने वायरलेस फिर से बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना, लॉग्स के बारे में, और भी सीनियर्स से हेल्प लेना, वो सब स्टार्ट करा। एंड इवेंचुअली इन 1 ईयर काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आई। तो दैट्स अ चैलेंज जो मैं एक सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बता सकती हूँ। तो वो आपके लिए शुरुआत में अच्छा होता है, that you put that pressure on you and you learn from those things. So, डेफिनेटली मैम, ग्रो करने के लिए शायद वी हैव टू अडॉप्ट समथिंग, मतलब अपने आप को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालना पड़ता है कुछ सीखने के लिए। एंड टीसीएस में एज अ एमएनसी वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप डोमेन बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप कुछ और कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि आप एक कोर कंपनी में जा चुके हो, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे इसी में काम करना है, कोर कंपनी में, या इस टाइप का ही काम करना है, तो ठीक है। अदरवाइज इफ यू आर स्टिल नॉट श्योर, क्योंकि हाँ आई अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करे हुए काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हु आर नॉट श्योर व्हाट लाइन दे वांट टू गो इनटू। जैसे मैंने भी गेट किया था, I didn't want, but my family wanted, but still I qualified both times। मैंने थर्ड ईयर में भी दिया था, फाइनल ईयर में भी दिया था, बट बस मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने 3 सब्जेक्ट ऐसे पकड़े थे जो मुझे उसमें काफी अच्छे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, और मैथ्स में एक भी नहीं छोड़ना है, वो जो एक क्वेश्चन होता है ना जिसमें आपका एप्टीट्यूड होता है। तो ये 4 चीजें मेरी पक्की थी, और बाकी 2-3 सब्जेक्ट्स मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था। तो कुछ आपको उस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। तो इफ यू वांट टू जस्ट डू दैट, तो आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं जो चीज नहीं भी चाह रही थी, स्टिल आई क्वालिफाइड। तो थोड़ा टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली वांट टू डू, and I think that process keeps going throughout your career. correct, very correct ma'am. Moving on to our next speaker, Satish sir. तो सतीश सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कई लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि व्हाट वाज योर लाइफ एट IISc, और वंस आप मास्टर्स ज्वाइन कर लेते हैं
तो क्या वहाँ पे प्रिपरेशन करने की अपॉर्चुनिटी रहती है या मीन्स आपके टाइम नहीं मिलता है? तो उस टाइम को मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा डिस्कस करें हमारे साथ। जब मैंने आईएससी में एडमिशन ले लिया था तो चूँकि मुझे जॉब की ज़रूरत थी, मैं जॉब ज्वाइन करना चाहता था और वो भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहता था। तो मैंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी और मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन हो सकती है, क्योंकि उसमें आपको सिंपली टाइम मैनेजमेंट करना है। और अगर आप अच्छे से टाइम को मास्टर्स का भी जो भी प्रोजेक्ट या जो भी प्रोग्राम रहता है तो उसको आप टाइमली काम करते हैं और अपनी तैयारी भी टाइमली करते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से टाइम को मैनेज करते हैं। और आईएससी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। केनाइटी के 4 साल से भी ज़्यादा मतलब आईएससी की यादें मेरे साथ जुड़ गई हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था आईएससी में। एमटेक के साथ साथ जब मैंने छोड़ा था तो मुझे इस चीज़ का दुख था कि नेक्स्ट टाइम पता नहीं कभी इस तरह का मौका मिलेगा आईएससी में पढ़ने का, नहीं मिलेगा। लेकिन आईएससी वाज बेस्ट फॉर मी। और तैयारी आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा करती है, आपका इंटरेस्ट है। और अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फाइनेंशियली या फिर आपका इंटरेस्ट है, तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं एमटेक, ऐसी कोई इशू नहीं है। थैंक यू सर। मूविंग ऑन, राजन भैया से मेरा अगला क्वेश्चन है कि हमको काफ़ी ऐसी क्वेरीज मिली थी कि काफ़ी लोग अपना रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बाहर क्या है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अलग अलग लेवल पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और हर यूनिवर्सिटी का भी अपना क्राइटेरिया होता है, किस कंट्री में है उस पर डिपेंडेंट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक प्रोफाइल मास्टर्स या पीएचडी या जिस भी लेवल पे आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो क्या एक्सपेक्टेशन होती है उनकी कि जिससे हमारे सिलेक्शन के चांसेस बेटर हो सकते हैं? क्या एक रिसर्च स्कॉलर की प्रोफाइल होनी चाहिए? ये मैं राजन भैया से जानना चाहूँगा। You are asking about because if you are saying research scholar means either you have आप एमटेक पास कर चुके हो या फिर पीएचडी का पास कर चुके हो। हाँ, आफ्टर बीटेक में क्योंकि शायद उतना रिसर्च नहीं किया होता है तो दे आर मोर बेस्ड ऑन जीआरई स्कोर। बट एक मास्टर्स या पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या एक आइडियल प्रोफाइल होती है जिसकी एक्सपेक्टेशन होती है कैंडिडेट से इन यूनिवर्सिटीज में? ओके लेट मी टेल यू वन थिंग। लाइक अगर आपको डायरेक्ट आफ्टर द बीटेक आपको रिसर्च ज्वाइन करना है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स या पीएचडी करना, ऑफ कोर्स यू हैव टू क्वालिफाइड जीआरई और टफल। बट if you once you have done your master's or PhD, so it is not mandatory, but somewhere they were asking about your GRE or TOEFL, but it is not mandatory. Once you qualified the masters or PhD, and there process, आपको अगर फॉरेन में रिसर्च करना है तो तुम्हारे को 2 प्रोसेस है। फर्स्ट, तब कई सारी फेलोशिप होती है, जैसे इंडिया में कई सारे फेलोशिप है, नेहरू फुलब्राइट फ्यूचर फेलोशिप। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सो मेनी फेलोशिप, आप उसके थ्रू आप जा सकते हो। मतलब फॉरेन के आपको लेने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, बट दे विल नॉट इफ यू हैव फंड, मतलब इफ यू इंडियन गवर्नमेंट इज फंडिंग यू देन दे आर रेडी टू टेक यू। दिस इज वन वे टू pursue your career in abroad. That is the very easiest way. You got a fellowship, Indian fellowship, and they will easily आपको हायर कर लेंगे कोई भी प्रोफेसर, किसी भी प्रोफेसर के अंदर आप जाना चाहोगे। फर्स्ट, सेकंड थिंग इज इन फॉरेन यूनिवर्सिटी जस्ट लाइक MIT और whatever universities where you want to go, आपको पहली चीज तो वो यूनिवर्सिटी चूज करनी है। फॉरेन में भी जाना तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में चले जाओगे कि फॉरेन में है तो फिर अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, ऐसा नहीं है। यू शुड चेक द ranking of the university, QS World Ranking, Times India World Ranking. If it is below 500, then you should go for that university. Otherwise, joining of this university is worthless. क्योंकि आप वहां से आप पढ़ के जब वापस आओगे, अब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 500 के ऊपर है तो वो किसी काम की नहीं है। तो फर्स्ट यू हैव टू चेक whether the university ranking is below the 500 or not.
दैट विल आप उसको इजीली चेक कर सकते हो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग और टाइम्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड रैंकिंग के थ्रू। सो आप दूसरी तरीका क्या है कि अगर आपको फॉरेन में रिसर्च करना है आफ्टर मास्टर पीएचडी, जिस फील्ड में आप काम करो लाइक माइक्रोवेव, वीएसआई, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो। बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास काफी सारे फंड्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो दे कैन हायर यू डायरेक्टली फ्रॉम दैट क्या कहते हैं कि अपने अपने प्रोजेक्ट को डायरेक्टली हायर कर देंगे। बट इन दैट केस यू शुड हैव वेरी गुड प्रोफाइल, लाइक you should have 2-3 रिसर्च पब्लिकेशन, और you आपके गाइड जो एमटेक या पीएचडी के गाइड है, सुपरवाइजर है, दे हैव वेरी गुड कांटेक्ट विद द फॉरेन सुपरवाइजर। तो दिस इज द सेकंड मेथड कि आपके फॉरेन यूनिवर्सिटी जिसके पास जा रहे हो उसके पास प्रोजेक्ट हो तो उस पर भी जा सकते हो। तो दैट इज सेकंड मेथड। द थर्ड मेथड इज दैट there are several फेलोशिप, वर्ल्ड फेलोशिप होती है, जैसे न्यूटन फेलोशिप है, यूएस की कई सारी फेलोशिप है, और मैडम क्यूरी है, यस देयर आर सेवरल फेलोशिप, बाहर की भी फेलोशिप होती है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। उसमें क्या होता है, आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है, आपको क्या करना है उसमें। तो यू हैव टू मेक अ रिसर्च प्रोजेक्ट और उसमें सबमिट करना होता है। तो आफ्टर दैट तो वो उस पे वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे होता है, तो फिर उसमें से वो चूज करते हैं, फिर वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, फिर वहां पर जाते हैं। सो द फेलोशिप व्हिच आई गॉट, IITM फेलोशिप इज नॉट द इंडियन फेलोशिप, इट इज अ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फेलोशिप दैट इज अप्लाई फॉर, मतलब ये फेलोशिप थी, पूरे वर्ल्ड से सभी लोगों ने अप्लाई किया था, एंड दे सिलेक्टेड 3 or 4 person only, so one of the candidate was me, and unfortunately just because of this COVID outbreak, I'm not able to join right now, but soon when the things are in control, then they will allow me to come there. So मैं कंक्लूजन में केवल 3 चीज बोलूंगा कि अगर आपको फॉरेन में रिसर्च करियर बनाना है, देयर आर 3 ऑप्शन। फर्स्ट, इंडियन फेलोशिप लेकर आप बाहर जाओ। सेकंड, किसी बाहर के प्रोफेसर के पास जा रहे हो तो उनके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो अपने आपके प्रोजेक्ट ले लेंगे। थर्ड, आपका फेलोशिप जो फॉरेन की फेलोशिप है उसके लिए अप्लाई कीजिए, वो है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट टू परस्यू योर रिसर्च कैरियर इन इंडिया, दैट इज आल्सो वेरी गुड, बिकॉज नाउअडेज इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी फोकसिंग ऑन what we call Atmanirbhar Bharat. Yes, local for local. This is what Indian government is trying to, अपनी रिसर्चर को अपने इंडिया में रखना चाहती है। वो दे आर गिविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू डू रिसर्च इन इंडिया। उसका इनिशिएटिव एक PMRF भी है कि आप इंडिया में ही रिसर्च करो। सो आप इंडिया में भी आप बहुत सारे रिसर्च की अपॉर्चुनिटी है। IISc बेंगलोर में भी जा सकते हैं, और IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, वहाँ पे भी आप फर्दर अपना पोस्ट डॉक और वो रिसर्च कर सकते हैं। थैंक यू भैया। नहीं, आपने काफी डिटेल में बता दिया, इलैबोरेट कर दिया। थैंक यू फॉर दिस। मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शिवम सर से है, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अभी चैट बॉक्स में भी आया है सुबहदीप की तरफ से। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका प्रेजेंट प्रोफाइल बार्क में क्या है, वहाँ पे नेचर ऑफ वर्क कैसा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मतलब वहाँ बार्क में क्या मतलब रोल रहता है, उसके बारे में आपसे हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं। जैसा कि BRC है, BRC बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे टोटल अराउंड 15,000 एम्प्लॉइज हैं। तो BRC कई सारे ग्रुप्स एंड डिविजन्स में डिवाइडेड है। तो जो मेरा डिवीजन है वो है रेडिएशन सेफ्टी एंड सिस्टम्स डिवीजन। इसमें मेरा काम क्या रहता है कि जैसे रेडिएशन है, आई विल नॉट गो टू दैट साइंटिफिक थिंग्स कि रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन से बेसिकली माय वर्क इज टू प्रोटेक्ट, to make the instrument so that we can protect the public from radiation dose or radiation problems. Okay, so for that we have to innovate, or we have to make some state of the art instrument. Some last year we have developed one radiation monitoring watch. It's a wrist watch. In that we have fitted the radiation detector.
So what happened ki you can wear it on your wrist and take the radiation profile of any area. And the current consumption means that, like in wristwatch, the major challenges was what? Ki it should be compact and it should have a long lifetime. So there I have to make a circuit, and that for radiation detection you need high voltage supply. So there I need a circuit which consumes very less current. So you have to dig into the concept so that you can do that thing. Means you can come out with you have to search the areas, or you have to search the circuit so that you can reduce the power consumption. So then the HV voltage, we have taken it down to the 60 microampere only, and it is generating 500 volts from 3 volts. So you have to go into these fields. Means you have to come up with a product. Means some product which can assist the user who are in the radiation detection field. So this is my profile basically. And for electronics engineer in BARC, there are many divisions. Means and like Mohini madam said na ki CS and electronics people ki mostly, but what I मुझे क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर खुद को CS से दूर रख ही नहीं सकता. Means without computer science or without programming, what I feel कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मतलब इट्स नॉट, आप अलग नहीं कर सकते कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स को. तो आपको प्रोग्रामिंग में जाना ही पड़ेगा इफ यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर. इट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ कार and computer science is a driver, and if you don't have driver then there is no meaning of car. So वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस को मैच करके रखना होता है. इसी तरह से बहुत सारे डिविजन्स हैं जिनमें रिएक्टर्स पे काम होगा, एंड लाइक FPGA डेवलपमेंट. मींस there are lot of fields for electronics engineering BRC. थैंक यू सर. हम अगला क्वेश्चन जो है वो मोहिनी मैम से है. मोहिनी मैम, हम जानना चाहेंगे आपके KNIT के एक्सपीरियंस के बारे में, मींस स्पेशली दृष्टिकोण के बारे में, कि उसको स्टार्ट करने का क्या मोटिवेशन था, और वहाँ से आपने जो आपका लाइफ KNIT में थी उससे क्या ऐसी स्किल्स उठाई जो आगे आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में काम आई. एंड इसी से रिलेटेड एक चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन था कि एक स्टिग्मा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में कि ज़्यादातर जो कंपनीज आती हैं वो IT हैं या कंप्यूटर वालों को प्रेफर करेंगी. तो उसके बारे में कैसे डील किया जा सकता है? क्षितिज, शायद अगर मैं करेक्ट हूँ, उसने ये पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए TCS में कैसा स्कोप होता है. तो इन दोनों क्वेश्चंस पे हम आपका ओपिनियन चाहेंगे मैम. ओके, तो पहले क्वेश्चन जो दृष्टिकोण से रिलेटेड है, शुरुआत वही हुई थी हमारे कॉलेज से. लाइक आई वाज इन लिटरेरी काउंसिल, एंड इन फर्स्ट ईयर में कुछ इवेंट हुआ था एंड आई हैड टू राइट अ स्टोरी. तो स्टोरी काफी अच्छी रही एंड आई गॉट फर्स्ट प्राइज. एंड एट दैट मोमेंट ओनली हमारे सीनियर हैं, ही इज नो मोर, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि दैट आई विल सेंड यू इन अ फेस्ट इन IIT कानपुर because your literary skills are very good, you can write good stories. So next year जब मैं IIT कानपुर गई तो वहाँ पे हमें अकोमोडेशन हॉस्टल्स के आसपास ही मिलता है. मैंने वहाँ देखा कि एक नहीं दो नहीं, वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़लेटर है. एक हॉस्टल का होता है, एक किसी काउंसिल का होता है. देयर सो मेनी न्यूज़लेटर्स एंड आई फेल्ट कि यार ये हमारे कॉलेज में तो एक भी न्यूज़लेटर नहीं है. दिस डायर नीड. एंड आई वाज इन सेकेंड ईयर, तो मैंने बोला अपने सीनियर्स को कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं. मतलब यहाँ पे तो मतलब वहाँ के हॉस्टल के एंट्रेंस गेट पे देयर वर लाइक 7 to 8 न्यूज़लेटर्स. तो मैंने कहा एक तो शुरुआत कर सकते हैं. तो कुछ सीनियर्स ने कहा, पहले पास्ट में कुछ न्यूज़लेटर थे, कुछ चले, कुछ बंद हो गए, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. और हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, थोड़ा कभी एक तो लोकेशन भी ऐसी है सुल्तानपुर, तो उसके भी काफी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि आपको प्रिंटिंग के इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो आई गॉट अ रिस्पॉन्स. आई ट्राइड टू कनेक्ट विद फीमेल सीनियर्स एंड सम ऑफ द लिटरेरी सीनियर्स. तो एवरीबडी वाज लाइक हो नहीं पाएगा, सस्टेन नहीं हो पाएगा. इफ यू वांट टू डू
कभी साल में एक निकाल सकते हो मैगजीन, बट इट इज नॉट वायबल, सस्टेनेबल नहीं है। तो आई ट्राइड रिसर्चिंग, वो मेरे दिमाग में ना सेकेंड ईयर से कीड़ा आ गया। तो जो शिवम ने बात करी ना कि हम आईआईटी के स्टूडेंट नहीं है, बट कैन वी वर्क लाइक व्हाट आईआईटीएंस डू। तो मुझे भी बहुत लगा कि यार ऐसा क्या है, मैं भी आईआईटी कानपुर में जाके फर्स्ट प्राइज जीत के आई हूँ, ऐसा क्या है, हम क्यों नहीं कर सकते, ये भी तो स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं ना। तो मैंने लखनऊ में, आई बिलोंग फ्रॉम लखनऊ, तो मैंने लखनऊ में, कानपुर में, और मुझे वहीं से कीड़ा लगा। और मैंने जाकर के कानपुर में जो प्रेस होती है जहाँ पे उनके न्यूज़लेटर छपते थे आईआईटी कानपुर के, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर तो हमें बहुत दूर पड़ेगा और आपकी कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो मैंने ऐसे मोटा मोटा अकेले जाके, बिकॉज माई फादर इज इन रेलवे, तो मेरे पास स्टूडेंट पास था, तो मैं ट्रेन से अकेले चली गई। एंड कानपुर में जाके मैंने सबका कोटेशन वगैरह कुछ मोटा मोटा आइडिया लगाया कि इतने पैसे लगेंगे, ये बजट होगा, ऐसा होगा। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इट वाज पॉसिबल। थर्ड ईयर के मिड में मैंने अपने डायरेक्टर थे उस समय के.एस. वर्मा, अगर लोगों को याद हो, डॉक्टर के.एस. वर्मा। So he was very touchy about IIT because he has one friend professor in IIT कानपुर। तो मैंने उनको ऐसा प्रेजेंटेशन बना के दिखाया, सर आईआईटी में ऐसे होता है, व्हाई नॉट हैव एटलीस्ट वन न्यूज़लेटर स्टार्टिंग, कि एक तो हम चलाए। तो उनको वो बात थोड़ा सा अच्छा लगा। तो जो वर्ल्ड बैंक से जो आता है पैसा हमारे कॉलेज को जो मिलती है फंडिंग, तो ही अग्रीड, and that was a very big feat for us because everybody was saying कि के.एस. वर्मा सर फंडिंग नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आपको इतना नेगेटिव वाइब दे देते हैं सीनियर्स कभी कभी, क्योंकि उन्होंने ही देखा होता है कि यार बहुत डिफिकल्ट है अपने कॉलेज में ये सब होना, गवर्नमेंट कॉलेज एंड ऑल। तो मैं गई, मैंने प्रेजेंटेशन दिया, मुझे उनका टची पॉइंट शायद पता था आईआईटी, तो मैंने ऐसे कंपेयर करके दिखाया, सर आईआईटी कानपुर में ऐसे है, तो उनको वो पॉइंट टच कर गया मे बी। तो उसके बाद से, एंड रिगार्डिंग दिस न्यूज़लेटर, मैं जो चांसलर है, वाइस चांसलर है यूपीटीयू के, उनसे भी मिली हूँ इन पर्सन। सो ही ऑल्सो अकोलेटेड कि हाँ बहुत अच्छा काम है। एंड सबसे अच्छी चीज ये रही कि शुरुआत जब हमने की तो हमें हॉस्टल में ही काम करना पड़ता था, तो इट वाज ऑल गर्ल्स टीम। सेकेंड ईयर से, मतलब 2011 में जब स्टार्ट हुआ, जब मैं फाइनल ईयर में आ गई, देन आई ट्राई टू कनेक्ट विद अदर पीपल ऑल्सो, और मैंने जूनियर्स में बॉयज को भी इसमें, एंड आई आस्क्ड माय बैचमेट्स आल्सो टू जॉइन। तो फर्स्टली इट स्टार्टेड विद ऑल गर्ल्स टीम, एंड हमने रात रात बैठ के काम किया है। मैकेनिकल में मेरी एक जूनियर है, तो शी हैज वर्कड अ लॉट एंड वी लर्नड अ लॉट। सो बेसिकली हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम कहाँ हैं, हम वी आर नॉट लैंड, हम अच्छे कॉलेज में नहीं आए या कहाँ पे हैं। It doesn't matter, you should behave like what you want to be. So it basically works like that if you really want, because मैंने खुद चक्कर काटे हैं, लखनऊ से प्रिंट होके आता था, तो it was my hometown, it was a plus point for me. But जैसे हिंदी का पेज होता है, in the starting it was very challenging for us क्योंकि we had no हिंदी type person, हिंदी टाइपिंग किसी को नहीं आती है, तो हमें आइडिया नहीं था कि कितना स्पेस लगेगा। तो आई वॉज सिटिंग इन द प्रेस, और मैं वहीं पे, एक बूढ़े अंकल थे दैट ही न्यू हिंदी टाइपिंग, मैं वहीं पे लाइव उनके साथ ही टाइप करवा रही थी। तो टाइप होने के बाद क्या हुआ कि पेज में कुछ स्पेस खाली रह गया, वी हैड नो आइडिया, मुझे भी नहीं पता था। अब वो स्पेस जो खाली रह गया, तो मुझे वहीं के वहीं कुछ आर्टिकल सोचना पड़ा, एंड हाइड टू राइट उनको देना पड़ा कि अभी आप इसको टाइप कर दो टू फिल दैट स्पेस। तो बहुत अच्छी यादें हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द जूनियर्स जिन्होंने आगे इसको लेके आए हैं, क्योंकि वो चीज अगर सस्टेन करती है तो ही वो एक अच्छी जर्नी है। एंड डेफिनेटली मैम, और अच्छा सपोर्ट किया। थोड़ा सा टाइम हमारे पास शॉर्टेज है, तो हाँ, सेकंड क्वेश्चन का मैं बता देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या था? रिगार्डिंग एक ईसी स्टूडेंट, ना? हाँ ईसी स्टूडेंट के लिए आईटी कंपनीज में जाना। हाँ। तो मैं वही बात रिपीट करूंगी जो शिवम ने कहा कि हैंड इन हैंड है, विच आई फेल्ट। जैसे ही मैं कॉलेज से बाहर गई, आपकी ट्रेनिंग होती है, तो आपको पहले भी थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ता है फॉर
आईटी कंपनीज आप थोड़ा सा कोडिंग की तो प्रैक्टिस करते ही करते हो, बट वो प्रेशर में आकर के करते हो क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है या इंटरव्यू निकालना है, रिटर्न निकालना है। रादर आप ये कर सकते हो कि आप थर्ड ईयर से ही या सेकेंड ईयर से वॉट एवर टाइम यू लाइक, आप थोड़ा थोड़ा कोडिंग पे भी हाथ लगाना चालू करो, क्योंकि आपको आगे करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स है तो कोडिंग करनी ही नहीं है, बाद में सबको करनी ही है। तो इट्स हैंड इन हैंड। आगे जाकर के अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की आज की बात करूं कि आई एम नॉट इन टीसीएस, इन मीडियाटेक, आपको पाइथन आनी चाहिए क्योंकि आपको कुछ ऑटोमेट करना है, कुछ स्क्रिप्ट बनानी है। तो इस तरीके से कोडिंग पे तो आपको हाथ लगाना ही पड़ेगा। तो इफ यू हैव टू डू, व्हाई नॉट डू इट अर्ली, एज अर्ली, राइट? Correct, ma'am. Now we will move on to our last question of this session to Satish sir. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा सा कंसाइज रखें because we are little short on time. तो Satish sir, we would like to know about your airport authority की क्या selection procedure रहता है and what is the kind of work that you do at airport authority. इस पे थोड़ा सा सर कंसाइज में आप बताएं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी के सिनेरियो में तो गेट एग्जाम से ही लेता है। तो मेरा सिलेक्शन तो गेट 2015 के थ्रू हो गया था, उसी रैंक से मुझे आईएससी बेंगलोर में एडमिशन मिला था। तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था, बट अभी शायद ग्रुप बी के लिए इंटरव्यू नहीं है। तो आपके लिए अगर आप गेट एग्जाम में अच्छी रैंक है तो एप्लीकेशन भरते हैं, तो उसके बाद आपको कॉल आएगी, सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगी। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। फाइनली आपको CATC इलाहाबाद सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज जो कि इलाहाबाद में है, तो वहाँ पर ज्वाइनिंग करना रहता है, वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाती है। तो ये बेसिक ट्रेनिंग होती है बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो सभी के लिए कंपलसरी होती है। उसके बाद जब स्टेशन पर पोस्टिंग हो जाती है तो उसमें आपको डिफरेंट फैसिलिटी जैसे कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्विलेंस, इन सब पर काम करने को मिलता है। कम्युनिकेशन में आपको वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन जो कि कंट्रोलर और पायलट के बीच वॉइस कम्युनिकेशन होता है, उसके कई सारे इक्विपमेंट होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, नेविगेशन में आपको नेविगेशनल एड्स है, और सर्विलेंस में आपको रडार सिस्टम है पूरा, जो कि रडार के ट्रैक्स को डिफाइन करता है किस तरह से आपको स्क्रीन पे लाना है। तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की फैसिलिटी है, और इसमें आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे काम करने को मिलता है। तो आपका अच्छा इंटरेस्ट आ सकता है। मैंने आईएससी में एक्चुअली कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से एमटेक कर रहा था, तो उसमें नेटवर्किंग में मेरा थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्ट बन गया था। और एयरपोर्ट अथॉरिटी में जितने भी सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी, पूरा नेटवर्किंग बेस्ड है, आईपी नेटवर्किंग बेस्ड। तो इसमें मतलब बहुत अच्छा है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको अच्छा इंटरेस्ट भी आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर कह सकते हैं। तो आपको कोडिंग नहीं करनी होती है, लेकिन जो ऑलरेडी डिफाइंड है कोड, जैसे इंदिरा कंपनी के थ्रू, तो उस पे आप स्टडी कर सकते हैं। नाइस सर, इसी के साथ हम अपने इस सेशन को एंड करते हैं, और मैं अपने को मॉडरेटर पवन से कि वो अब आगे के नेक्स्ट सेशन को जारी रखे। पवन, थैंक यू गाइस।